जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यहाँ पे देख लें कि अब हम सेल डिवीजन शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग बताई हुई है उसने, लेंथ ऑफ सेल टाइम इंसान में 24 घंटे की, ये इसमें 90 मिनट की। फिर G1S G2 फेज़ के टाइम ये भी याद करने हैं आपने। तो बेटा अब M फेज़ या माइटोसिस को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें कि माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन है। इसमें एक सेल, दो सेल्स, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, एक मदर न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में तब्दील होता है। किसी किस्म की कोई जेनेटिक या कोई किस्म की चेंज नहीं आती। अगर चेंज आ जाए तो वो कहलाएगी म्यूटेशन, जो फ़ायदा नुकसान दोनों दे सकती है। और ये सोमैटिक सेल्स में होती है। जो जर्म सेल हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बनाने वाले, स्पर्म, एग, स्पोर, इस किस्म की चीज़ें बनाने वाले, वहाँ पे मियोसिस होती है। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स की और बाकी सारी बॉडी की, प्लांट और एनिमल्स में जो डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिपेयर है, वो सब माइटोसिस से हो रही है। यहाँ पे सोमैटिक सेल्स का उसने अलग डेफिनेशन दी है। एनी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल इज नोन एज सोमैटिक सेल। तो बेटा ये हिस्ट्री बता रहा है। फ्लेमिंग ने 1882 में, फिर स्ट्रासबर्ग, फिर बोवेरी, फ्लेमिंग, ये देख लीजिएगा, हिस्ट्री याद करनी है। फिर वो बता रहा है कि 30 मिनट से 30 घंटे लगते हैं। इंसान में जैसे 30 मिनट है और 3 घंटे का एक टाइम है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, मुख्तलिफ टिश्यूज़ में। तो वो कहता है कि द एक्चुअल सेल डिवीजन इज़ फॉर 1 आवर फ्राम द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन। अगर एक सेल साइकिल 24 घंटे का है तो सेल डिवीजन 1 घंटा ले सकती है। अच्छा बेटा, अकरेंस के सोमैटिक सेल में शूट, रूट, टिप, स्किन, बोन मैरो वगैरह में होती है। जानदारों की तमाम ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर माइटोसिस से हो रही है। गोनैड्स, सेक्स ऑर्गन्स की अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर माइटोसिस से हो रही है। लेकिन उनके अंदर वो सेल जिन्होंने एग या स्पर्म या स्पोर वगैरह बनाने होते हैं, उनमें मियोसिस हो जाती है। वो आगे हम पढ़ेंगे। माइटोसिस में हमने यही याद रखना है कि एक मदर सेल से दो मदर सेल का बनना, एक मदर न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई, मदर से डॉटर न्यूक्लियाई, मदर से डॉटर सेल का बनना। और कोई जेनेटिक चेंज, क्रोमोसोम की तादाद में, उनकी शक्ल और सूरत, साख, सीक्वेंस, डीएनए, कोई चेंज नहीं आएगा। बेटे 2 मरहले हैं। एक पहले न्यूक्लियस की डिवीजन जो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, दूसरी सेल की डिवीजन जो साइटोकाइनेसिस कहलाती है। तो कैरियोकाइनेसिस को देख लेते हैं कि सबसे पहले सेंट्रियोल 2 हिस्सों में तकसीम होकर 2 कोनों पे चला जाएगा। बाइपोलैरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, सेल के 2 किनारे बन जाएंगे। और फिर बेटे माइटोटिक ऑपरेटस से स्पिंडल फाइबर वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। और बेटे इसमें 2 टाइप्स हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर। जो सेल के किनारों पे रहेंगे एस्टर, और जो आगे बढ़ेंगे स्पिंडल। और जो काइनेटोकोर को पकड़ेंगे, जो काइनेटोकोर, वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से और आरएनए वगैरह से बने होते हैं। एस्टर और स्पिंडल मिल के माइटोटिक ऑपरेटस कहलाते हैं। एस्टर और स्पिंडल मिलकर माइटोटिक ऑपरेटस कहलाते हैं। अच्छा जी, अब कैरियोकाइनेसिस में देखें क्या स्टेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो नहीं कहना, प्रो कहना है। तो बेटा प्रोफेज, अब यहाँ पे देख लें क्या है कि सेल की डिवीजन का आगाज़ होता है। नेटवर्क जो सॉल्युबल फॉर्म में डीएनए पड़ा है, वो बारीक धागों की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर वो उनका साइज़ बता रहा है 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर। फिर बेटे जब ये कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम की शक्ल आ जाती है तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो फिर वो हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। लेकिन यहाँ ये एक ही क्रोमोसोम है जो यहाँ मैंने साइड पे मेटाफेज के नीचे बनाया हुआ है। ये एक एक बाजू जो है ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और फिर माइटोटिक ऑपरेटस एस्टेब्लिश हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो गाढ़ा हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, मैंने डायग्राम सारी शेयर करवाई हुई हैं कि डुप्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ये जो एक बाजू वाला क्रोमोसोम अब 2 बाजुओं वाला क्रोमोसोम बन गया है। और इसके अंदर एक सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। और सेंट्रोमियर के दरमियान में प्रोटीन बॉडी काइनेटोकोर नज़र आ रही है, जहाँ पे आगे काइनेटोकोर फाइबर्स ने अटैच होना है। असल में पुल जो है जोर यहीं लगेगा काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर फाइबर्स और स्पिंडल अटैच द काइनेटोकोर रीजन
और इस तरह ये इक्वेटर पे तकरीबन सेल के दरमियान में आके क्रोमोसोम एक लाइन में लग जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है और हर काइनेटोकोर के पास जो फाइबर अटैच हो रहे हैं वो उसकी मुख्तलिफ साइडों से, अपोजिट साइड से आके अटैच हो रहे हैं। फिर बेटे एनाफेज, अब जब ये काइनेटोकोर पे फाइबर आके अटैच हो गए, उन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ लिया, तो एक तरफ से आने वाले फाइबर उसी तरफ वापस जाना शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ से आने वाले फाइबर दूसरी तरफ वापस जाना शुरू हो जाएंगे और इसके नतीजे में जो है क्रोमोसोम दरमियान से बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में चीर दिया जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो हाफ सिस्टर क्रोमाटिड वो एक तरफ चला जाएगा, हाफ सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। टीलोफेज कहता है कि प्रोफेज में होने वाले वाक़यात का उल्ट है। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम जो अलग अलग हुए वो किनारों पर पहुंच गए, माइटोटिक अपरेटस आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब एक सेल में आपको दो वाज़े न्यूक्लियस पड़े हुए नज़र आ रहे हैं जिनमें क्रोमोसोमों की तादाद सेम है। अगर आगाज़ दो क्रोमोसोमों से हुआ था तो अब हर एक न्यूक्लियस में दो क्रोमोसोम ही होंगे। यहाँ देखें आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, और ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, एक मदर न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब बेटा साइटोकाइनेसिस का मरहला आएगा, न्यूक्लियस तकसीम हो गया। सेल कैसे तकसीम होगा कि यहाँ पे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल देंगी और एक्टिन मायोसिन फाइबर्स जो आगे बढ़े थे, जिन्होंने क्रोमोसोमों को भी पकड़ा था और जो कुछ सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच थे, वो खिंचना शुरू हो जाएंगे वापस। तो बेटे वहाँ से सेल मेम्ब्रेन में खड्डा पड़ जाएगा तकरीबन दरमियान में, जैसे फरोइंग का नाम दिया है, और इस तरह वो फरोज आगे बढ़ के दो सेलों को अलग कर देगी। अब ये डायग्राम जो आपके सामने है, इसमें आप देखें कि गोल जो सेल हैं ये एनिमल सेल हैं, दरमियान से सेल मेम्ब्रेन पिचक के अंदर आना शुरू हुई, डंबल शेप बनी और दो सेल डॉटर सेल भी अलग हो गए। पहले दो डॉटर न्यूक्लियाई अलग हुए, हर एक न्यूक्लियस के साथ सेंट्रियोल चला गया, और अब सेल मेम्ब्रेन की डिवीजन से, साइटोकाइनेसिस से सेल भी दो अलग हिस्सों में तकसीम हो गया, दो डॉटर सेल बन गए। प्लांट सेल में ज़रा ये बात मुख्तलिफ है। यहाँ देखें कि प्लांट सेल में दरमियान में पहले एक फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बनेगी जो गोल्जी बॉडीज़ के आने से बनती है, फिर इसमें सेलुलोज की डेपोजिशन होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये सेल प्लेट जो है, जिस तरह आप एक बिस्किट दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं कड़क करके, ये सेल प्लेट जो है दो प्लांट सेल्स को बिल्कुल आधा, तकरीबन आधा आधा अलग कर देती है। ये वेजिकल्स जो हैं इस गोल्जी बॉडीज़ के इकट्ठे होने से बनती हैं, फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट। इसको याद करना है, ये साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। अब माइटोसिस की क्या अहमियत है कि जनाब, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, क्रोमोसोमों की तादाद सेम रहती है, किसी किस्म की कोई जेनेटिक तब्दीली नहीं आती। हैप्लॉइड सेल में ये नहीं होती, डिप्लॉइड सेल में ये होती है। अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली आए तो वो म्यूटेशन होगी जिसका फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, ज़्यादातर नुकसान हो सकता है, और वो एक नुकसान की ख़तरनाक सूरत कैंसर की सूरत में भी सामने आ सकती है। बेटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस होती है, रीजनरेशन, जख्मों का भरना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, पुराने सेलों की जगह नए सेलों का आना, ये सब माइटोसिस से हो रहा है। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में भी हम जो है माइटोसिस से ही फ़ायदा लेते हैं। अब यहाँ पे वो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का फ़र्क बता रहा है। एक क्रोमोसोम के जो दो आर्म हैं वो आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम का पेयर जोड़ा बन जाएगा तो उन जोड़ों के जो डिफरेंट आर्म्स हैं वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बेटा इस तरह यहाँ पे माइटोसिस ख़त्म होती है। इसकी डायग्राम्स मैंने शेयर करवाई हुई हैं, अच्छी तरह देखकर याद करें और जो प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।